नमस्कार। तो कैसे हैं आप दोस्तों। मैं आज फिर एक नया मुकदमा लेकर आपकी अदालत में पेशे खिदमत हूँ। हर मुकदमे की तरह यह मुकदमा भी बहुत दर्दनाक है, लेकिन साथ में कुछ सवालात भी अपने पीछे छोड़े जा रहा है। मेरे इस चैनल में मैं ऐसी कहानियां आपको सुनाने आता हूं हर दिन, जिससे आप कुछ सीख ले सकें और आप अपनी जिंदगी के कुछ परेशानियों से बच सकें। तो आइए सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में मैं पेशे खिदमत करता हूं एक नया मुकदमा, नए गवाहों के साथ। फैसला आपको करना है। जिसका जो होना है इस मुकदमा में वो हो चुका है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, न्यायालय भी अपना काम करेगा, दोषियों को सजा भी मिलेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप ऐसा क्या करें कि आपको इन स्थितियों से दो चार न होना पड़े, आपको इन मुसीबतों का शिकार न करे। भगवान करे कि आपका सामना इन मुसीबत से न हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ सावधानियां रखें, आप कुछ स्टेप्स लें। यू शुड नॉट वेट फॉर लॉ टू एक्ट ऑन यू. You should be proactive and act before law starts acting on you. Stop. Do not stop after crime hits you. Stop the crime before it hits you. यही उद्देश्य है मेरा, डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि कोर्ट की भीड़ भाड़ कम हो, आपकी परेशानियां कम हो और आपको कोर्ट और हम वकीलों की शरण में एकदम अंतिम अवस्था में ही जाना पड़े। तो आइए, इस मुकदमा में एक कहावत कभी बचपन में सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, कि हाथी पे चढ़े हुए व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। जी, इस मुकदमे में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक व्यक्ति हाथी पे सवार है, वह रास्ते से जा रहा है। अब हाथी की हाइट आपको पता है, और कुत्ता नीचे सड़क पे है। अब वो कुत्ता कैसा था, उसने कितनी बड़ी छलांग लगाई कि वो हाथी पे चढ़े हुए व्यक्ति को काट लिया। अब कानून अपना काम करेगा। अब हाथी कसूरवार, वह व्यक्ति कसूरवार, या वह कुत्ता जिसने उतनी बड़ी छलांग लगाकर उस व्यक्ति को काटा, वह कसूरवार, या हाथी का मालिक कसूरवार। तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस कहावत का सामान्य अर्थों में एक ही अर्थ होता है, असंभव होना। मतलब ऐसी विपदा आना जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी विपदा, ऐसी परेशानियों को हम कहते हैं हाथी पे चढ़े हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है अगर उसका वक्त खराब होता है। इसलिए कहा जाता है, ए दौरे ज़मां वक्त से डर के रहो, न जाने कब बदले वक्त का मिजाज। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एक दुखिया, एक विक्टिम श्रीवास्तव जी के साथ। जी हाँ, इनका पूरा नाम अरुण श्रीवास्तव जी है। ये रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज को बिलोंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस है। बहुत कठिन परीक्षा पास करके इस विभाग में नौकरी मिलती है। तो हमारे ये जो अरुण श्रीवास्तव साहब थे, इसी सेवा से रिटायर हुए थे, और न जाने श्रीवास्तव साहब ने बतौर इंजीनियर रेलवे के लिए कितने मजबूत पुल बनाए होंगे।
कितनी रेल लाइनों को बिछाने का काम किया होगा। और बेदाग कैरियर हमारे श्रीवास्तव साहब का था और वो रिटायर होकर अपने मकान में रह रहे थे। उन्हें अंदाज भी नहीं होगा कि जो मकान उन्होंने अपने मेहनत के पैसे से करोड़ों रुपए, जी हां करोड़ों, 1-2 नहीं 3-4 करोड़ खर्च करके एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी में, एक बहुत ही संभ्रांत जगह, एक बहुत ही नामी ग्रामी बिल्डर के यहां खरीदा था, उसमें शाम 7:30 बजे अपनी पत्नी के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तो उन्हें अंदाज भी नहीं था कि यह चाय की चुस्कियां उनकी पत्नी के लिए अंतिम चाय की चुस्कियां साबित होंगी। साथियों, हां, यह कुछ ऐसा ही वाकया है कि फर्स्ट फ्लोर पे निवासी रेलवे के इंजीनियर, जिन्होंने न जाने खुद कितने पुल और कितने रेलवे लाइन, कितने प्रोजेक्ट का निर्माण किया रेलवे हेडक्वार्टर का, अपने ही घर में कब्रगाह में तब्दील हो जाएगा। उनका घर कब्र बन जाएगा। कल्पना पड़े थी करोड़ों का घर, नामी ग्रामी बिल्डर, और गुड़गांव जैसा शहर जो कि शायद कंस्ट्रक्शन का कैपिटल भी कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। एक से एक विशाल अट्टालिकाएं, हिंदुस्तान के तमाम नामी गिरामी बिल्डर्स जहां काम करते हैं, करोड़ों की संपत्ति, इंजीनियर थे, उन्होंने भली भांति क्वालिटी की भी जांच की होगी, तब उन्होंने घर खरीदा था और उसमें वो रह रहे थे। घर अभी बहुत पुराना भी नहीं था। अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने से बात करें तो अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे जनाब। ऐसे घर में एक शाम वो अपनी पत्नी के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आप जानना चाहेंगे कि उनके साथ क्या हुआ? जी, मैं बताता हूं आपको, लेकिन यह जानने से ज्यादा यह जानना महत्वपूर्ण है कि जाने अनजाने अगर आपके भी किसी जानने वाले के साथ या खुदा न खास्ते आपके साथ भी यह हादसा हो तो आपके क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि हम हादसे का इंतजार क्यों करें, हम उसके पहले क्या सावधानियां ले सकते हैं, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, तो आइए, अगर आप इस एपिसोड में बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें। यह विषय बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा है। इस दिल्ली में ज्यादातर लोग ऐसे ही सोसाइटी फ्लैट्स में, बिल्डर फ्लैट्स में अपना फ्लैट्स लेकर निवास कर रहे हैं और शायद उन्हें नहीं पता कि एक अनजान बम टक 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 करता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। यह बम फटे इसके पहले ही सावधान हो जाइए। तो इस बात को जानने के लिए कि आपकी तरफ वो अज्ञात बम कैसे आपकी तरफ बढ़ रहा है और न जाने कब आपके चाहने वालों को मौत की गिरफ्त में ले, इससे बचने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, यह जानना है तो हमारे इस लॉ के एपिसोड में आप बने रहें और हमारा बेल आइकन दबा दें। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, यह विषय बड़ा है, मैं इसको इस विषय में इस एपिसोड में कवर नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे सवाल हैं, तो इनको जानने के लिए जरूरत है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के साथ इसको शेयर करें। तो हमारे श्रीवास्तव साहब उस शाम, बिल्कुल वैलेंटाइन से 2 दिन पहले, 12 फरवरी शाम 7 बजे, शहर गुड़गांव, सोसाइटी चिंटल्स पैराडाइज, हाँ पैराडाइज साहब, स्वर्ग, क्या नाम है, सेक्टर 109, पेशे से इंजीनियर, अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे थे। क्या होता है? सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, सवाल यह है कि ऐसी कौन सी सावधानी रखी जाए
कि आपको खुदा न खास्ते ऐसे हादसों से न गुजरना पड़े। खैर, मैं बताता हूं आपको कि उस शाम क्या हुआ। अचानक छठी मंजिल गिरती है, पांचवी मंजिल गई, चौथी गई, तीसरी गई, दूसरी गई और छठी मंजिल का पूरा मलबा श्रीवास्तव साहब के फर्स्ट फ्लोर के मकान पर आ गया। पत्नी बेचारी तत्काल वहीं मृत्यु को प्राप्त हुई। आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रभु से मैं भी प्रार्थना करता हूं। और बेचारे श्रीवास्तव जी हिल भी नहीं सके, अंतिम वक्त अपनी पत्नी को विदाई भी नहीं दे सके। क्यों? क्योंकि मलबा का एक बड़ा टुकड़ा उनके पांव पे आ गिरा और वो खुद उस मलबे के अंदर फंस गए। किसी तरह से उनको मलबे से निकाला गया। हमारे एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी साहब आधे घंटे में द्वारका से गुड़गांव पहुंचे, अपनी फोर्स लगाई। वहां हेल्थ डिपार्टमेंट, गुड़गांव पुलिस और भी तमाम महकमे के लोग मौजूद थे। और आप शायद यकीन न करें, इस पूरी कार्रवाई में हमारे जो जवान थे पुलिस के और एनडीआरएफ की वह टीम जो द्वारका से पहुंची थी वो छोटी पड़ गई। गाजियाबाद से 2 नई टीम बुलानी पड़ी और करीब इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में श्रीवास्तव जी को निकालने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम को लगाना पड़ा। तब कहीं जाकर बड़ा खतरनाक ऑपरेशन था। हमारे एनडीआरएफ के कमांडेंट साहब ने बताया, क्योंकि वह बिल्डिंग अनस्टेबल था, उस पर खड़ा होकर के श्रीवास्तव जी तक पहुंचना असंभव था। जो व्यक्ति बचाने जा रहा था उसकी जान को खतरा था और श्रीवास्तव जी जिस हालत में फंसे थे वहां से उस हालत में बिल्डिंग को गिराना भी असंभव था। तो बहुत बड़ा ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था जिसको 150 लोगों ने मिलकर के किसी भी तरह से सफल बनाया। खुशी की बात यह है कि उसमें हमारे रेस्क्यू कार में लगे पुलिस डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ के जवान कोई भी घायल नहीं हुआ और श्रीवास्तव जी को बचा लिया गया। ये खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात है कि उनकी पत्नी दिवंगत हो गई उसी पर। अब सवाल यह है कि सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना। कुत्ते पे आपने देखा, छठी मंजिल आके आपकी पहली मंजिल पे गिर रहा है। आपने ऐसी सेफ जगह घर खरीदा, करोड़ों रुपए दिया, चिंटल का बड़ा नाम है बिल्डर का, सुलेमान साहब का, वहां घर खरीदा। आप खुद पैसे से इंजीनियर रहे, बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया। आपने हर वो सावधानी एहतियात बरता होगा इस फ्लैट को खरीदने में। फ्लैट भी अभी 5 साल पुराना नहीं, कल्पना कर सकता है। 6ठा फ्लोर। ऐसी एक घटना बसंत कुंज में और हुई है, अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। तो जनाब पुलिस अपना काम करेगी, एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन यही बात है ना, सांप के मर जाने के बाद लाठी पीटना। जाने वाला तो चला गया, श्रीवास्तव जी की टांग तो चली गई। उस सोसाइटी में रह रहे तमाम लोगों के मेहनत का पैसा पानी हो गया। अब पता नहीं गुड़गांव टाउन प्लान अथॉरिटी उस बिल्डिंग को पे कोई जांच करती है या नहीं करती है। उस पूरी बिल्डिंग को इलीगल करार देती है या डेंजरस करार देती है। ये 2 प्रावधान है। अब इलीगल कैसे करार दे? नक्शा उसने पास किया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उसने दिया। अब शायद अनसेफ बिल्डिंग, डैमेज बिल्डिंग, डेंजरस बिल्डिंग, ऐसा प्रावधान है कानून में। अब देखिए वो क्या करते हैं। या इसका ठिकरा बिल्डर पे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर पे या किसी ऐसे व्यक्ति पे ऐसा बताया गया है कि छठी मंजिल पे कोई सज्जन अपने घर में कुछ चेंज कर रहे थे, करा रहे थे, कुछ एडिशन कर रहे थे। अब ये कितना सत्य है या कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, या ये एक लीपा पोती का डिपार्टमेंट का अपना एक स्टाइल है। खैर, सावधानी नंबर 1, आज के बाद आपका फ्लैट भले ही अपना हो, लेकिन आप अगर उसमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं, कोई एडिशन कर रहे हैं, तो सोच समझ कर करें।
ये बात आपके फ्लैट में भी हो सकती है, क्योंकि आम धारणा यही है मेरा फ्लैट है, मैं तो इसमें कुछ भी कर सकता हूं। खैर, अब आता हूं मैं सावधानी नंबर 2। तो जनाब यहाँ पे 2 FIR दर्ज कर ली गई है बिल्डर साहब के खिलाफ, और इसमें जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जो ठेकेदार है, जो इसका नक्शा पास करने वाला है, सरकारी अधिकारी कोई भी नहीं। अब सवाल है कि आपने भी तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया था, आपके इंजीनियर ने भी तो इंस्पेक्ट किया था। अब आप गिरने के बाद कह रहे हैं कि जी इसमें खराब मटेरियल लगा, जी इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन ठीक नहीं था, जी इसमें घटिया क्वालिटी की निर्माण सामग्री लगाई गई, इत्यादि इत्यादि। मेरा सवाल है, आप भी पूछिए, आप पहले कहां थे? आप अब क्यों बोलते हैं? हर घटना में बिल्डर दोषी, उसमें रहने वाला व्यक्ति जो छोटा मोटा काम करा रहा था वो दोषी, ठेकेदार दोषी, अधिकारी क्यों नहीं दोषी? वो भी तो नक्शा देता है, उसकी भी तो कोई जिम्मेवारी है। बनते वक्त आप कहां सोते रहते हैं जनाब? खैर, ये सवाल आपको पूछना है, मैं तो आए दिन पूछता रहता हूं। तो आईपीसी की और हरियाणा टाउन प्लानिंग की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। मैं उस विषय में भी नहीं जाना चाहता। मैं आपको जो सावधानी नंबर 2 बताना चाहता हूं और आपका जो अधिकार है वो बताना चाहता हूं। आपने सुना है एक रेरा एक्ट आया है। रेरा के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, लेकिन आप इस एक्ट को ध्यान से समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी अच्छे वकील से सलाह लें, लेकिन समझें। रेरा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। जनरली रेरा के बारे में आम धारणा यह बन गई है कि बिल्डर अगर समय से फ्लैट नहीं दे रहा है, पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो हम रेरा की शिकायत करने रेरा पहुंच जाते। लेकिन रेरा में और भी बहुत सारी बातें, जिसकी बात मैं अगले एपिसोड में करूंगा, आपसे विस्तार से रेरा पर चर्चा होगी। तो साथियों, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जिस सोसाइटी में, आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं, तो इस दुर्घटना का या ऐसी घटना का इंतजार न करें। रेरा के उस प्रावधान का उपयोग करें जो आपको यह अधिकार देता है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के 5 साल बाद, जी हां, पूरे 5 साल तक बिल्डिंग के सेफ्टी का, रख रखाव का, रिपेयर का जिम्मा बिल्डर का है। और अगर अपनी इस जिम्मेवारी से वह भागता है तो आप उसके खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज करने में, तुरंत दर्ज करने में विलंब बिल्कुल न करें। क्या पता ऐसा कोई बम, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई दुर्भाग्य किसी और का इंतजार कर रहा हो। तो हम क्यों इंतजार करें? रेरा ने जो ताकत आप होम बायर्स को दी है उसका इस्तेमाल करें। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद मैं कह रहा था कि आप आज ही अपने बिल्डिंग के सुरक्षा मानकों की जांच करें, और अगर आपको लगता है कि उसके बनाने में किसी भी तरह की कानून की अवहेलना हुई है या सुरक्षा में कहीं ना कहीं कोई आपको खतरा नजर आ रहा है, या उसमें जो सामग्री लगाई गई है, बिल्डिंग मटेरियल, वह ठीक नहीं है, तो आप उसकी रेरा में शिकायत कर सकते हैं। स्थानीय अधिकारी को समय रहते बताएं ताकि ऐसी दुर्घटना को टाला जा सके। साथ ही साथ जाते जाते मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं कि आप ध्यान रखें कि अगर आपको बिल्डर ने पोजीशन आपके मकान का दे भी दिया है तो उस दिन से आपका मेंटेनेंस चार्ज चालू नहीं होता है। आप बिल्डर उसी दिन से आपसे मेंटेनेंस चार्ज लेने को एलिजिबल है, योग्य है, जब वो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाके देगा। तो रेरा के और प्रावधानों पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप बने रहें हमारे सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस लॉ ज्ञान के चैनल में, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, तो आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक ऐसे ही एपिसोड में। धन्यवाद।